हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल जीनियस एकेडमी में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए संस्कृत के हमारे एक बड़े प्यारे मित्र हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं संस्कृत के, काफ़ी सालों से इनका अनुभव रहा है संस्कृत का, जो मैं अपनी पिछले वीडियो में आपको बता रहा था। काफ़ी दिनों से हम सर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे बच्चों की डिमांड है कि हिंदी और संस्कृत के लिए हमको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए। तो काफ़ी दिनों से हम सर को बता रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर टाइम निकाल के थोड़ा सा हमारे स्टूडियो में भी आइए और हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से, उन बच्चों को थोड़ा सा संबोधित कीजिए कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए और कौन कौन से प्रश्न संस्कृत में या हिंदी में पूछे जाते हैं और उनकी तैयारी किस तरह से की जाती है। तो सर हमारे बहुत रिक्वेस्ट के बाद आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो सर का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग भी थैंक यू कहिएगा ज़रूर सर को। सबसे पहले मैं सर का परिचय आपको करवाना चाहता हूँ। ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, काफ़ी सालों से संस्कृत पढ़ा रहे हैं। मैं जिस विद्यालय में अभी पढ़ा रहा हूँ फ़िलहाल, वहाँ पर ये काफ़ी सालों से संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो इनको काफ़ी दिनों का अनुभव है संस्कृत और हिंदी का। सर का शुभ नाम है श्री पवन तिवारी जी। जैसे मैं आपको बता रहा था लास्ट वीडियो में भी, श्री पवन तिवारी जी ये संस्कृत के बड़े अनुभवी शिक्षक हैं। ये आपके सारे डाउट्स वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में आगे जितनी चीज़ें सर बताएंगे उनको बहुत ध्यान से आपको समझना है और बहुत अच्छे तरीके से उन पर अमल भी करना है, उनका पालन भी करना है, तभी आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैथ्स की हमारी रिवीजन सीरीज़ चल ही रही है, तो अगर आप उनको देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर नहीं देख रहे हैं तो टाइम निकाल के आधा एक घंटा उसको ज़रूर देखिए, ताकि लास्ट मोमेंट में आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो अब ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं माइक को अब सर के ही हवाले करना चाह रहा हूँ। और सर अब जो बातें आपको बता रहे हैं संस्कृत में, उनको आप ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है और वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। तो देखते हैं सर का वार्तालाप आपको कैसा लगता है या सर की बातें आपको कैसी लगती है। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरीज हैं, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। हम कोशिश करेंगे हमारी अगली वीडियो जो आएगी सर के साथ, उसमें आपके क्वेश्चंस को ज़रूर हम पिक करेंगे और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के नीचे आपको संस्कृत से रिलेटेड कमेंट करना है, जो भी आपके क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड या हिंदी से रिलेटेड। तो हम अगली वीडियो में उन सारे क्वेश्चन को पिक करके उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकें जल्दी से जल्दी। तो इसी शुभकामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करोगे, मैं सर को माइक ओवर कर रहा हूँ। ओवर टू यू सर, मिस्टर पवन तिवारी। ओके, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब सर आपके हवाले, आप सर के हवाले। अब सर आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद खान सर। आज जीनियस एकेडमी के इस स्टूडियो में मेरा पहला दिवस। आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि बच्चों के मन में बोर्ड परीक्षा को लेकर के बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, जिनके बारे में बच्चे बहुत दिनों से सर से भी प्रश्न कर रहे हैं। आज इस स्टूडियो के माध्यम से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपके ARK सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सर ने मुझे एक सुंदर अवसर दिया है। विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ऑनलाइन वीडियो इत्यादि के माध्यम से बच्चों के सहायता के लिए मैं कुछ कर सकता हूं और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा, बहुत अच्छे से बता पाऊंगा। यद्यपि बहुत कम समय में आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पिछले 2-3 दिन पहले ही सर का बहुत बड़ा आग्रह मेरे पास आ रहा था कि सर जल्द से जल्द आप स्टूडियो में आइए, और इसलिए
मैं लगभग 2-3 दिन के अंदर ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं बिल्कुल आपके लिए, आपके प्रश्नों के लिए, आपके डाउट्स के लिए एक अच्छा प्रयास कर पाऊँगा। तो हम अब आते हैं अपने वीडियो की तरफ, जिसलिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। मेरा जो आज का उद्देश्य है कि हम छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2022 के ऊपर ये वीडियो हम बना रहे हैं। ग्रीन बोर्ड में लिखा भी है। बच्चों, सबसे ज़्यादा जो बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, बोर्ड परीक्षा में कौन सा प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हैं, आप उनको बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, प्रश्नों को पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार लगातार कई बार उनको पढ़िए और इसके बाद आप उनमें से कुछ चीज़ों को पाएंगे कि बोर्ड का जो पैटर्न है, बोर्ड किस तरीके से हमको प्रश्न पत्र देती है, किस तरीके से हमारे पास प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को एक प्रारूप तैयार करना चाहिए कि कैसे कौन कौन से प्रश्न बोर्ड के माध्यम से पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हम अपने आगे की चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में उसी प्रारूप को लेकर के आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस प्रारूप के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होंगे। इसमें उन्हीं चीज़ों को रखा गया है जो बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं, जो प्रश्न बोर्ड के माध्यम से हम तक पहुंचाए जाते हैं। तो आइए मैं ग्रीन बोर्ड पर लिख करके उन चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और उम्मीद है कि आप सभी भी इसको अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में लिखेंगे और उन पर अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है संस्कृत प्रश्न पत्र का एक प्रारूप। संस्कृत प्रश्न पत्र प्रारूप। संस्कृत प्रश्न पत्र का हम प्रारूप बना रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न अधिकतम पूछे जाते हैं। तो आप जब भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि उचित विकल्प उचित विकल्प का प्रश्न आता ही आता है। इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को कि उचित विकल्प का प्रश्न किसी भी ईयर में नहीं आया हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हर वर्ष बोर्ड के द्वारा एक प्रश्न उचित विकल्प का रखा ही जाता है। इसी तरह से एक प्रश्न रिक्त स्थान का होता है। एक होता है उचित संबंध का प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने संस्कृत प्रश्न पत्र के प्रारूप के रूप में आपके सामने कुछ प्रश्नों को लिखा हूँ जो बोर्ड के पैटर्न में हर वर्ष आता है और बोर्ड इसी पैटर्न में हर वर्ष पेपर बनाता है। बोर्ड के पेपर में इन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के प्रश्नों पर हमको बहुत ज़्यादा चिंतन, मनन, अध्ययन, अध्यापन करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। यद्यपि हम अपनी जानकारी के लिए पूरे बुक को
पढ़ें, पूरे बुक का अध्ययन करें और भी सारी चीज़ों का अध्ययन करें, वो बात अलग है। लेकिन बोर्ड की तैयारी के लिए हमको ये देखना है कि हमारे बोर्ड के प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि उचित विकल्प का एक प्रश्न फिक्स होता है, बोर्ड ये प्रश्न आपको देगा ही देगा, जिसमें लगभग 3 प्रश्न आपके पाठ्यपुस्तक से पूछे जाते हैं और 2 प्रश्न आपके व्याकरण खंड से पूछे जाते हैं। इसी तरह से रिक्त स्थान का एक प्रश्न निश्चित है कि आएगा, जिसमें 3 प्रश्न आपके पाठ्यपुस्तक से होंगे और 2 प्रश्न आपके व्याकरण खंड से पूछे जाएंगे। इसी तरह से उचित संबंध निश्चित है कि आना है और 3 प्रश्न पाठ्यपुस्तक के रहेंगे, 2 प्रश्न आपके व्याकरण खंड के होंगे। इसी तरह से अंक को संस्कृत में लिखना, यह निश्चित है कि 2 नंबर का यह प्रश्न आता ही आता है और हर वर्ष आता है, तो ये प्रश्न बिल्कुल फिक्स है कि आएगा ही आएगा। प्रत्यय पृथक करना, प्रत्यय से संबंधित 2, 3, 4 ऐसे कई तरह के प्रश्न बनते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद वाच्य परिवर्तन, वाच्य से संबंधित भी 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं बोर्ड के, मैं उसको आपको अगली वीडियो में बताने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके बाद संधि विच्छेद का प्रश्न निश्चित है कि आता है और संधि विच्छेद के भी लगभग 2 तरह से प्रश्न बनते हैं। एक संधि विच्छेद करने का प्रश्न बनता है, एक विच्छेद किया हुआ प्रश्न दिया होता है, हमको संधि करना होता है। तो 2 तरह के इसके प्रश्न बनते हैं, दोनों में से कोई एक प्रश्न जरूर आ जाएगा, या तो संधि विच्छेद करने के लिए प्रश्न आ जाएगा या फिर संधि विच्छेद दिया रहेगा, हमको संधि करना रहेगा। तो 2 प्रकार के प्रश्न संधि विच्छेद से बनते हैं। समास विग्रह से भी 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो समास विग्रह करना होता है जिसमें सामासिक पद दिया होता है, और दूसरा समास विग्रह करके देता है, हमको सामासिक पद बनाना होता है। तो ये 2 तरह के प्रश्न समास विग्रह से भी देता है, इस पर भी हम अगली वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। शब्द रूप जरूर आता है, शब्द रूप में भी हमारे पास कई सारे शब्द रूप होते हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे कौन कौन से शब्द रूप हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और शब्द रूप के अंतर्गत भी जो हमारी विभक्तियां हैं प्रथमा से लेकर के संबोधन तक, उनमें कौन कौन से ऐसी विभक्तियां हैं जो अधिकतम पूछी जाती हैं, अधिकतम प्रश्न पत्र में उनका उत्तर हमको देना होता है। तो ऐसी चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। धातु रूप से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। अनुवाद करने के लिए हिंदी में आपको प्रश्न दिया रहेगा और उसको संस्कृत में आपको अनुवाद करना रहेगा, और ये आपके व्याकरण खंड से ही पूछा जाएगा। इसके बाद वाक्य को शुद्ध करके लिखना रहता है। हमारे पास वाक्य जो दिया रहेगा उसमें कुछ त्रुटियां रहेंगी, उन त्रुटियों को सुधार करके हमको उनको सही लिखना रहता है। इस प्रकार से एक प्रश्न हमारे पास जरूर आता है। इस तरह से अगले क्रम में प्रश्नोत्तर भी 2 तरह के आते हैं, या ये कहें 3 तरह के आते हैं। पहला तो कुछ प्रश्न दिया जाएगा आपको जिनका उत्तर हमको संस्कृत में लिखना रहेगा, कुछ प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं जिनका उत्तर हमको हिंदी में लिखना रहता है, और एक जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश जो दिया जाता है उसमें भी हम अपठित चीज़ों को, जिनको हमने नहीं पढ़ा है, उन चीज़ों को हमारे पास वो पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ हमको पढ़ना होता है और उससे संबंधित प्रश्न करता है, उसका उत्तर हमको लिखना होता है। तो प्रश्न उत्तर जो है हमारे पास 3 तरह से आता है। एक का उत्तर हमको संस्कृत में देना होता है, एक का उत्तर हमको हिंदी में देना होता है, और एक हम जो अपठित में पढ़ते हैं उसी में से खोज करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसके बाद गद्यांश का अनुवाद करना, ये बिल्कुल कंपलसरी है कि आता ही आता है। कोई एक पैराग्राफ आएगा और उसको हमको हिंदी में लिखना रहेगा। गद्यांश से संबंधित 2 प्रश्न बनते हैं, 2 पैराग्राफ आएगा और दोनों के अलग अलग प्रश्न होंगे। श्लोक का अनुवाद करने का प्रश्न आता है, निश्चित है, और इसमें भी लगभग 2 प्रश्न बनते हैं, दोनों 3-3 नंबर के होते हैं। गद्यांश के जो प्रश्न होते हैं वो भी लगभग 3-3 नंबर के होते हैं। तो 6 नंबर का हमको गद्यांश का उत्तर लिखना होता है, गद्यांश का अनुवाद करना। श्लोक का अनुवाद करना हिंदी में वो भी 6 नंबर का होता है, जिसमें 3-3 नंबर के 2 श्लोक दिए जाते हैं हमको,
और दोनों के प्रश्न अलग अलग होते हैं। एक ही प्रश्न में दोनों श्लोक दे दिया जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है। अपठित गद्यांश आप लोग को भी बता ही चुका हूँ मैं कि एक ऐसा पैराग्राफ हमारे पास आएगा, एक छोटी सी बातें हमारे पास आएंगी जिनको हम अपने पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़े होते हैं, अलग से हमको दिया जाता है और उसको हम उसी समय परीक्षा के समय ही उसका अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं और इसके बाद उससे से संबंधित जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं हम उसी गद्यांश में से ढूंढ करके उसका उत्तर लिखते हैं। सूक्ति लेखन का प्रश्न जरूर बनता है और ये 4 नंबर का प्रश्न होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये और निश्चित तौर पर हम अधिकतम ये प्रयास करें कि अपने पाठ्य पुस्तक से ही सूक्तियों का लेखन करें। हम सूक्ति का अर्थ लिखने के लिए भी कई बार आता है, तो सूक्ति का अर्थ भी हमको लिखना होता है, उसमें भी हमको नंबर मिलता है। इसके बाद पत्र लेखन का एक प्रश्न जरूर बनेगा। पत्र लेखन में अथवा करके प्रश्न आता है। इसमें सबसे अधिक सुविधा की बात यह होती है, एक विद्यार्थी को जो सबसे बड़ी सुविधा मैं बता दूं कि एक प्रश्न पत्र पूरा लिखा हुआ आता है जिसमें बीच के कुछ शब्द गायब कर देता है और वो जो बीच के शब्द गायब करता है उसको वो कोष्ठक में कहीं पर दिया रहता है और कोष्ठक से छांट करके हमको उस शब्द को वहाँ पर लिखना होता है। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न हमको स्वयं से लिखना होता है, चाहे वो मित्र को लिखना हो, चाहे वो हमको अपने विद्यालय में अपने कक्षाचार्य को या प्राचार्य को लिखना हो, वो स्वयं से लिखना होता है। और उसमें भी हमको हमारा परिचय दिया होता है, हमारा स्थान दिया होता है, हमारे विद्यालय का नाम दिया होता है। हम ना तो अपना नाम लिख सकते हैं उसमें, ना तो अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। हमको हमारे लिए हमारे बारे में पूरा उसमें दिया रहता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके पश्चात निबंध लेखन का एक प्रश्न जरूर आता है जिसमें हमको सारगर्भित निबंध लिखना होता है। लगभग 10 लाइन 12 लाइन का निबंध हमको लिखना होता है। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के ये 19 प्रश्नों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इन्हीं 19 प्रश्नों से बोर्ड के प्रश्न बनाए जाते हैं। यद्यपि बोर्ड के कुल प्रश्नों की संख्या मात्र 18 होती है, जो 75 नंबर का हम लोग पेपर देते हैं 75 नंबर का, उसमें 18 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। 18 से 19 नहीं होने वाला है और 18 से 17 नहीं होने वाला है। कुल 18 प्रश्न पूछे जाएंगे और उस 18 प्रश्नों में ये जो 19 प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन्हीं में से ही सभी प्रश्नों को रखा जाएगा। इन्हीं में से किसी एक प्रश्न को हटा दिया जाएगा। जैसे कई बार होता है कि समास का प्रश्न देता है, संधि का प्रश्न नहीं देता है। कई बार संधि का प्रश्न देगा, समास का प्रश्न नहीं देगा। तो इन्हीं दोनों में से ऐसा रहता है कि या तो संधि का प्रश्न दे देता है या फिर समास का प्रश्न दे देता है। तो एक प्रश्न अगर हम हटा देते हैं तो फिर हमारे पास 18 प्रश्न बचते हैं। तो इस प्रकार से इन 18 प्रश्नों को लेकर के हमको पढ़ाई करना है और इनके बारे में इसके साथ साथ चैप्टर वाइज जो हमारे पाठ हैं, बोर्ड के अनुसार पिछले वर्ष भी हमारे पास 8 लेसन पढ़ने के लिए थे। इस वर्ष भी हमारे पास 8 लेसन हैं पढ़ने के लिए। उन 8 लेसन में क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए पढ़ने के लिए, वो हम अगली वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा आप लोगों का कमेंट आएगा, जितना ज़्यादा आप लोग प्रश्न पूछेंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे आसानी होगी स्टूडियो में अपनी बातों को रखने के लिए। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।